हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल टीचिंग हब में आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स जो कि सामान्य विज्ञान का है दोस्तों और ये अरिहंत पब्लिकेशन का है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय नंबर 12 है दोस्तों, पर्यावरणीय प्रदूषण। तो पर्यावरण में किस तरीके से जो है प्रदूषण हो रहा है दोस्तों, उसके बारे में इस अध्याय में देखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों इस अध्याय को किस किस स्रोत से लेकर बनाया गया है। देखा जाए दोस्तों तो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान, एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 18 अपशिष्ट जल की कहानी, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 18 वायु एवं जल का प्रदूषण और एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 14 दोस्तों प्राकृतिक संपदा और एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, चैप्टर 15 है हमारा पर्यावरण और एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 16 है दोस्तों पर्यावरण के मुद्दे। इन तमाम स्रोत से लेकर दोस्तों इस चैप्टर को बनाया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। पर्यावरणीय प्राकृतिक संगठकों, जैसे पर्यावरण के जो संगठक है मूल रूप से दोस्तों जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, इसमें जो उत्पन्न अवांछित या हानिकारक जैविक या रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों उसे ही प्रदूषण कहते हैं। इसे ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहा जाता है। तो पोल्यूशन क्या है दोस्तों कि पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक जैसे हो गए जल, वायु, मृदा, इन सभी में जो अवांछित और हानिकारक या जैविक या भौतिक परिवर्तनों को ही जो है पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं तथा इनके अवांछित कारक को प्रदूषक कहते हैं यानी पोल्यूटेंट कहते हैं। ये सजीवों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जैसे धूल, धुआं, कूड़ा, कचरा, रसायन आदि। ऑर्डम के अनुसार विघटन के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। ऑर्डन पहला है निम्न करणीय प्रदूषक यानी डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, और दूसरा क्या है दोस्तों अनम्नीय करणीय प्रदूषक। तो पहला देखते हैं दोस्तों निम्न करणीय प्रदूषक क्या होता है दोस्तों। तो निम्न करणीय प्रदूषक वातावरण में कुछ समय पश्चात स्वतः ही ऊष्मा या सूक्ष्मजीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं। इन्हें जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं। तो निम्नीकृत प्रदूषक में क्या होता है दोस्तों कि कुछ समय के पश्चात जो है ऊष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के द्वारा जो है वो प्रदूषक जो है खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। इसे ही जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। इसका जो उपचार संयंत्र यानी ट्रीटमेंट जो प्लांट है दोस्तों यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निम्नीकृत यानी डिग्रेड हो जाता है दोस्तों या अपघटित कर दिया जाता है और इसे पुनः स्रोतों में परिवर्तित हो सकते हैं। यह पुनः जो है स्रोत में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखते हैं दोस्तों तो जो भी कार्बनिक कचरा हो गया जैसे जूट, फलों तथा सब्जियों के छिलके, मृतदेह, मल आदि, ये सभी जो है पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं दोस्तों। तो इन अपघटित प्रदूषक को ही निम्नकरणीय प्रदूषक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों ओ निम्नकरणीय प्रदूषक। तो इसमें क्या आता है दोस्तों नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ये प्रदूषक सूक्ष्म जीवों, विकिरण, ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित या उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते। यानी अनवनीकरणीय प्रदूषक जो है दोस्तों यह पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाता, पूरी तरीके से अपघटित भी नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में कांच देख लेते हैं दोस्तों, प्लास्टिक देख लेते हैं, BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को देख सकते हैं, डिटर्जेंट को देख सकते हैं, DDT, कहीं कहीं DDT का फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों, तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है इसका फुल फॉर्म दोस्तों। इन्हें संरक्षित या दृढ़ या अजैव निम्नीकृत प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग निम्नीकरणीय प्रदूषक को जैव प्रदूषक के रूप में जान रहे थे दोस्तों और अनिम्नीकरणीय प्रदूषक को अजैव प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ये ऑर्डम के अनुसार दो भाग में बांटा गया है, निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय प्रदूषक विघटन। आगे देखते हैं दोस्तों प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार है दोस्तों, तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो है प्रदूषण को मुख्य रूप से जो है 5 भाग में बांटा गया दोस्तों। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि या मृदा प्रदूषण और विकिरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। इस 5 रूप में जो है प्रदूषण को देखा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों
पहला है दोस्तों वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है दोस्तों? तो वायुमंडल में उपस्थित वे अवांछित यानी अनडिजायर्ड या हानिकारक तत्व जो वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं। यानी वायु की गुणवत्ता में जो भी है ना प्रॉब्लम लाता है दोस्तों, अवांछित पदार्थ या हानिकारक तत्व, उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। और यह प्रकर्म जो है वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रत्येक जीवित प्राणी के जीवन का आधार है तथा यह श्वसन में काम आती है। अतः इसके इस संगठन में कुछ परिवर्तन भी तत्काल ही जीवों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था दोस्तों, उसमें कौन से गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से प्रदूषित होना हजारों लोगों की मृत्यु का कारण बना था। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का लीकेज हुआ था दोस्तों? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। मानव द्वारा औद्योगिक विकास के कारण लगे कारखानों से निकलने वाली धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वायु के प्रमुख प्रदूषक निम्न हैं: कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन व एथेन जैसे अन्य हाइड्रोकार्बन भी जो है वायु प्रदूषण के कारक के रूप में माने जा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, खनन द्वारा उत्पन्न एवं धुएं में उपस्थित धूल के महीन निलंबित कण भी जो है वायु प्रदूषण के कारक हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण के कारण को हम यहाँ देख सकते हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधन का दहन जो है, जो कि O3, CO2, NO2, CO और SO2 आदि गैसों का प्रमुख स्रोत है। औद्योगिक अपशिष्ट यानी इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है, जिसमें मुख्यतः उपयुक्त गैसें, धातु के कण, विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, ये भी वायु प्रदूषण के कारण के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों कृषि रसायन पदार्थ, जिनका उपयोग मुख्यतः कृषि में पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु इनकी अत्यधिक उपयोग वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। धातु जैसे पारा हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया दोस्तों, आर्सेनिक, निकेल आदि के शोधन द्वारा उत्पादित धातु कण वायु में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। तो इन तमाम कारणों से जो है वायु प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि भिन्न भिन्न कारणों से वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। वनों की वृक्षों की अत्यधिक कटाई, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, या फिर विभिन्न प्रकार की जीवधारियों एवं वस्तुओं का अपघटन, जिसके फलस्वरूप दूषित गैसें अन्य वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वायु प्रदूषण के कारणों में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं वायु प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसे देखते हैं दोस्तों। वातावरण में वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक गंभीर समस्या है। यह वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। वाहनों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोकार्बन भी वायु में कार्बन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। सल्फर व नाइट्रोजन के कारण उत्पन्न जो अम्ल वर्षा है दोस्तों, वो जल व मृदा को प्रदूषित करती है। तो पूछा जाता है दोस्तों, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होता है। प्रदूषित वायु के कारण कैंसर हो गया, चर्म रोग हो गया दोस्तों, नेत्र रोग हो गया, व स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी उत्पन्न होती है। ये वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, सीसा व कैडमियम जैसे भारी तत्वों के वायु में उपस्थित होने के कारण हृदय यानी हार्ट, गुर्दा यानी किडनी संबंधित बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। तो पूछा जाता है दोस्तों कि सीसा व कैडमियम के धातु के तत्वों में जो है वायु में उपस्थिति के कारण कौन सा बीमारी हो सकता है? तो हृदय संबंधित और किडनी संबंधित बीमारी हो सकता है। खनन में लगे श्रमिक को सिलिकोसिस जैसी गंभीर रोग हो जाते हैं। खनन श्रमिकों में धूल के महीन कणों को उनके फेफड़े में जम जाने के कारण सिलिकोसिस रोग उत्पन्न होता है। तो पूछा जाता है दोस्तों कि सिलिकोसिस रोग जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो सिलिकोसिस रोग जो है वो फेफड़े से संबंधित है। यानी सिलिकोसिस रोग किसको होता है दोस्तों? तो जो खनन में, जैसे कोयले खनन में या किसी भी चीज़ के खनन में लगे रहते हैं श्रमिक दोस्तों, उन्हें ही सिलिकोसिस बीमारी होती है, और ये जो है मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करती है। वायु में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण O3 यानी ओजोन परत में छिद्र या क्षरण हो गया है। इस कारण सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों, वो पृथ्वी पर आ रही है, जो कि अत्यंत हानिकारक है, और वह त्वचा कैंसर जैसे संबंधित बीमारियों के प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है।
उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों तो पैन यानी पेरोक्सो एसिटिल नाइट्राइड दमा या अस्थमा एवं श्वास संबंधी विकार भी होना इसका प्रमुख कारण है यानी दुष्प्रभाव है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के कुछ उपाय देख लेते हैं दोस्तों। आधुनिक तकनीकों द्वारा चिमनी से निकलने वाले धुएं में से हानिकारक निलंबित कणें यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स को पृथक करके, जैसे कणिकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर को उत्सर्जित होने से रोकने के लिए वैद्युत कण यानी इलेक्ट्रिक पार्टिकल संचलन तकनीक का उपयोग करना। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित को बड़े उद्योगों की चिमनी में लगाकर उच्च विभव की विद्युत प्रभावित की जाती है, जिस कारण कणिकीय पदार्थ अवशोषित आवेशित होकर विपरीत इलेक्ट्रोड से चिपक जाते, तत्पश्चात इन्हें पृथक कर लिया जाता है। तो पूछा जाता है दोस्तों कि चिमनी में जो बड़े बड़े चिमनी होते हैं दोस्तों, उसमें किस विधि का प्रयोग करके जो है वहाँ से जो है कणिकीय पदार्थ को उत्सर्जन होने से रोका जाता है दोस्तों, तो वो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित प्रक्रिया है दोस्तों। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त वायु का उपयोग करके चक्रवात छनित्र तथा थैला छनित्र यानी साइक्लोन फिल्टर एंड बैग फिल्टर के द्वारा भारी धातुओं तथा एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कणों को पृथक किया जा सकता है। गैसों के उत्सर्जन में कमी करने हेतु चिमनी में जल के फुहारों तथा उत्प्रेरकीय अवशोषकों की व्यवस्था करना। उदाहरण के लिए गीले मार्जक की सहायता से गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को जल के प्रयोग द्वारा पृथक किया जाता है। इन बहुत ही सूक्ष्म आकार की कणिकाओं को अपक्षेपण विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर व वृक्षों को नियंत्रित कटाई को रोककर, क्योंकि वृक्षों में CO2 व O2 के स्तर को संतुलित करने की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों में उत्परिवर्तन के कारण त्वचा विकृतियां, जलन और त्वचा कैंसर आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण नेत्रों में मोतियाबिंद उत्पन्न हो जाते हैं और जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें नेत्रों के लिए अत्यंत हानिकारक है। इनके द्वारा अंधापन तक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीर्णता, गंजापन, बालों को कम आयु में सफ़ेद होना, अनुवांशिक विकार, प्रोटीन विकृतीकरण अल्ट्रावायलेट किरणों के सामान्य दुष्प्रभाव हैं। यानी यूवी किरणों के जो है बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं दोस्तों। उसमें जो है गंजापन हो गया दोस्तों, बालों का कम आयु में सफ़ेद हो जाना और अनुवांशिक विकार, प्रोटीन संबंधित भी जो है दुष्प्रभाव हो सकते। आगे देखते हैं दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अवांछित और अप्रिय आवाज ही शोर होती है। शोर क्या है दोस्तों? तो अवांछित और अप्रिय आवाज को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, जो मानव के प्रतिदिन के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होती है। वर्ष 1987 के वायु प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के पश्चात ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण का ही एक भाग मान लिया गया। तो ध्वनि प्रदूषण को एक प्रदूषण का ही भाग जो है कब माना गया? 1987 में। वायु प्रदूषण का ही एक भाग 1987 में जो है ध्वनि प्रदूषण को भी माना गया। ध्वनि शोर की तीव्रता डेसिबल में व्यक्त की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्वनि की शोर की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है और इसे संक्षेप में डीबी कहते हैं और इसे मापने वाले यंत्र को लार्म बैरोमीटर कहा जाता है। तो ध्वनि के शोर को मापने वाला जो तीव्रता मापने वाला यंत्र है उसे लार्म बैरोमीटर कहा जाता है और इसका संक्षिप्त नाम डीबी से संयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। जिस स्केल पर ध्वनि की तीव्रता पढ़ी जाती है उसे गुणात्मक पैमाना कहते हैं। प्रायः 80 डेसिबल के स्तर से ऊपर की ध्वनि को शोर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है दोस्तों उसे ही शोर कहा जाता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण के कारक के रूप में होता है। और जिस स्केल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है यानी पढ़ी जाती है उसे गुणात्मक पैमाना कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। जल प्रदूषण। शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन व उदासीन होता है। इसमें आवश्यक खनिज लवण भी पाए जाते हैं। अतः जल की इस प्रकृति में अवांछित व हानिकारक तत्वों के कारण उत्पन्न विभिन्नताओं को ही जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन कहते हैं।
प्रदूषित जल मृदा प्रदूषण का ही महत्वपूर्ण कारक है। यानी प्रदूषित जल जो है वो किसका महत्वपूर्ण कारक के रूप में देख सकते हैं दोस्तों, तो मृदा प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं दोस्तों। जल प्रदूषण के कारण पहला देखते हैं दोस्तों, शहरों व गांवों का कूड़ा करकट व नालियों या नलों में प्रवाहित मल, अपमार्जक, साबुन का पानी आदि जल स्रोतों में जाकर मिलना भी जो है वो जल प्रदूषण के कारक के रूप में देख सकते हैं। कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों का बहकर जल स्रोतों में मिलना भी जो है जल प्रदूषण के कारण है दोस्तों। जल कारखानों से निकले प्रदूषित जल व रसायन का नदियों या भूमिगत जल में मिलना भी जो है जल प्रदूषण का कारण है दोस्तों। जलाशयों या पोखरों में उच्च मात्रा में मृत वनस्पति व कार्बनिक पदार्थों का जमा होना, तेल व रसायनों का शुद्ध जल में मिलना, भूमि में लवणता वाले तत्वों का अधिक होना और अम्लीय वर्षा द्वारा आया जो जल होता है दोस्तों, उसे जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो अम्लीय वर्षा को जो है जल प्रदूषण का प्रमुख कारक के रूप में भी माना जाता है। अब जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या है दोस्तों, उस दुष्प्रभाव को देखते हैं। जल के प्रदूषण में निम्न दुष्प्रभाव हो सकते हैं। पहला है दोस्तों टाइफाइड या हाथी पाँव, हैजा, अमीबता, डायरिया आदि रोगों का कारण प्रदूषित जल है। तो पूछा जाता है दोस्तों, जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है दोस्तों, तो टाइफाइड हो सकती है, हाथी पाँव हो सकता है दोस्तों, हैजा हो सकता है जिसे कोलरा भी कहते हैं दोस्तों, और अमीबता यानी एमियोबाइसिस डायरिया हो गया दोस्तों। इस सभी रोगों का जो प्रमुख कारण है वो जल प्रदूषण है। धातु, तेल, रसायन व गर्म पानी के कारण जलीय वनस्पति व जीवों की मृत्यु हो जाती है। फ्लोराइड जल के कारण दांत संबंधित रोग हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, फ्लोराइड जल के कारण किससे संबंधित रोग होता है दोस्तों, दांत संबंधित रोग जो है वो फ्लोराइड जल के कारण होता है। प्रदूषित जल फसलों व भूमि को भी प्रभावित करती है, अर्थात प्रदूषित जल के कारण क्षेत्र की जैव विविधता प्रभावित होती है। जल में भारी धातु जैसे आर्सेनिक हो गया दोस्तों, कैडमियम, जिंक, पारा, सीसा, कोबाल्ट, तांबा, लोहा आदि के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। अपमर्जक तथा वहित मल के कारण जल स्रोत में पोषक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इस कारण जल स्रोत उथले हो जाते हैं तथा सतही शैवालों में तीव्र वृद्धि होने लगती है, जिस कारण संपूर्ण जल सतह शैवालों से ढक जाती है। इस अवस्था में सुपोषिता या सुपोषण कहते हैं। शैवालों की तीव्र वृद्धि जल पुष्पन यानी वाटर ब्लूमिंग या शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गी ब्लूम कहलाती है। इन शैवालों के कारण कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है तथा जल स्रोत में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण जलीय जीव मर जाते हैं। उदाहरण जलीय खरपतवार, बंगाल का आतंक, हायसिंथ या जलकुंभी, जिसको अंग्रेजी नाम दोस्तों आइकोर्निया कैसिपिज कहा जाता है। तो कृषि में प्रयुक्त रसायन तथा उर्वरक एवं अनेक भारी धातुएं जल के साथ बहकर जल स्रोतों में आ जाती है। यह अक्षयकारी यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल तत्व जल स्रोत से पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इन हानिकारक और जैव निम्नीकृत तत्वों के खाद्य श्रृंखला में निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने पर क्रमिक रूप से जीवों में इसकी सांद्रता का स्तर बढ़ता जाता है। इस घटना को जैव आवर्धन यानी बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इन हानिकारक तत्वों की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर में नगण्य होती है, किंतु सर्वोच्च उपभोक्ता तथा पहुंचने पर इसकी सांद्रता कई 100 गुना बढ़ जाती है, जो उस जीव के लिए हानिकारक होती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण डीडीटी है दोस्तों, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, तथा बीएचसी यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड का तालाब से बाज पक्षी तक पहुंचना। इन रसायनों के कारण जीव का प्रजनन दर, आयु तथा कैल्शियम उपापचय जिसके कारण अंड कवच बनते हैं प्रभावित होता है। इस कारण इनके अंड कवच पतले रह जाते हैं तथा शिशु अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाते हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों जल प्रदूषण के नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जल प्रदूषण का नियंत्रण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है। जल स्रोतों के पास नहाना व कपड़े धोना प्रतिबंधित होना चाहिए दोस्तों। कारखानों द्वारा उत्पन्न प्रदूषित जल को बिना उपचारित किए नदियों में नहीं बहाना प्रवाहित करना चाहिए दोस्तों। जल स्रोतों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और कीटनाशकों की जगह जैविक खाद का उपयोग किया जाए तथा तेल रसायनों आदि का को जल स्रोत में नहीं डाला जाना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों पेयजल को उबालकर व छानकर पिएं। नेक्स्ट है दोस्तों मृदा प्रदूषण। मृदा के जैविक भौतिक व रासायनिक तत्वों के संतुलन को बिगाड़ने वाले अवांछित हानिकारक व अनावश्यक तत्व मृदा प्रदूषक यानी सोयल पोल्यूटेंट कहलाते हैं तथा इनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं दोस्तों, हम लोग कारण को देखते हैं दोस्तों। कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से भी जो है मृदा प्रदूषण होता है दोस्तों। परमाणु बम जैसे घातक हथियारों का परीक्षण करना भी मृदा प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों। और जैव अपघट्यों या अक्षय कारकों जैसे शीशा हो गया, पारा हो गया, प्लास्टिक आदि के कारण जो उत्पन्न दुष्प्रभाव होता है वो भी जो है मृदा प्रदूषण के कारणों में जाना जाता है। ठोस अपशिष्ट जैसे मल हो गया दोस्तों, कूड़ा करकट, मृत देह शरीर हो गया दोस्तों, आदि के मृदा में मिलने के कारण भी जो है मृदा प्रदूषण होता है। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के कारण भी होता है। पॉलीथीन, रसायन, अम्ल, क्षार आदि के कारण, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है दोस्तों। और जल प्रदूषण व अम्लीय वर्षा के कारण भी जो है मृदा प्रदूषित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों मृदा प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव में सबसे बड़ी दुष्प्रभाव दोस्तों भूमि का बंजर हो जाना है। कीटनाशकों के कारण मृदा की उर्वरक शक्ति का कम हो जाना, भूमि जल का प्रदूषित हो जाना और वनस्पति में भी जो है कमी हो जाना होता है इसका दुष्प्रभाव दोस्तों। और प्रदूषित फसलों का भी उत्पन्न होना इस मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों फसल उत्पादन में कमी आ जाएगी दोस्तों। और हानिकारक जो तत्व का खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर विभिन्न रोग उत्पन्न करने की प्रोसेस भी चालू हो जाती है दोस्तों। रेगिस्तान का प्रसार हो जाता है यानी मरुस्थलीकरण होना चालू हो जाता है। किसके कारण दोस्तों, तो मृदा प्रदूषण के कारण। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के क्या क्या उपाय है दोस्तों, देख लेते हैं। तो कीटनाशकों के प्रयोग को कम या बंद करके, परमाणु परीक्षणों का प्रतिबंधित करके जो है मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। कारखानों को अनुपयोगी भूमि पर शहर से दूर प्रतिस्थापित करके, जल व वायु की सुरक्षितता का ध्यान रख के, रेडियोधर्मी अपशिष्टों को उचित निस्तारण करके और ठोस अपशिष्टों को भूमि में ना दबाकर भी जो है मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। गंदे जल को बंद पाइपों या नालियों में निष्कासित करके, खुले में शौच ना करके, कूड़े करकट को वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करके भी जो है मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। विकिरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं कि विकिरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है दोस्तों। तो रेडियोधर्मी तत्व जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया आदि के परमाणविक नाभिक के प्राकृतिक विघटन से निकली अदृश्य विकिरण जैसे अल्फा हो गया, बीटा और गामा किरणें अत्यंत शक्तिशाली तथा हानिकारक होती है। यानी रेडियोधर्मी तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि जो है वो परमाणविक नाभिक के प्राकृतिक विघटन से निकलती है, जो कि अदृश्य किरण होती है दोस्तों। और ये अत्यंत शक्तिशाली होती है तथा हानिकारक भी होती है। इन विकिरणों के पर्यावरण तथा सजीवों पर त्वरित एवं गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इन तत्वों को रेडियो सक्रिय या रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तथा इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, यानी रेडियो एक्टिविटी जो है इस गुण को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन विकिरणों के कारण पर्यावरण में उत्पन्न दुष्प्रभावों को विकिरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। यानी इन विकिरणों के कारण जो पर्यावरण में अव्यवस्था होती है दोस्तों, उनके दुष्प्रभाव होते हैं दोस्तों, इसे ही रेडियोधर्मी या विकिरण प्रदूषण कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्या क्या किया जा सकता है दोस्तों, तो परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, परमाणु बिजली घरों की संख्या में कमी लाना तथा इन्हें आबादी से दूर स्थापित करना जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ
सिस्टम हो सकते हैं। परमाणु बिजली घरों को उचित रख रखाव करना, परमाणु बिजली घर तथा प्रयोगशालाओं से निकले रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उचित निस्तारण करके भी जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं दोस्तों। तो पहला देखते हैं दोस्तों अल्फा कण। वायु में केवल कुछ ही सेंटीमीटर पार कर सकते हैं दोस्तों अल्फा कण, और सजीव ऊतकों में केवल 30 मिलीमीटर अर्थात लगभग 3 कोशिकाओं को पार कर सकते हैं अल्फा कण। शरीर पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो अल्फा कण सामान्यतः त्वचा में नहीं घुस पाते, परंतु डीएनए के एक या दोनों सूत्रों को खंडित कर देते हैं। तो शरीर पर इसका जो अल्फा कण का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो यह मुख्य रूप से जो है त्वचा में तो पूरी तरीके से नहीं घुस पाता, लेकिन हमारा जो डीएनए है दोस्तों उसके एक या दोनों सूत्रों को खंडित कर सकने की काबिलियत होती है अल्फा कण में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बीटा कण। वायु में लगभग 8 मीटर तक तथा सजीव ऊतकों में लगभग 1 सेंटीमीटर तक पार कर सकते हैं, त्वचा को वेध सकते हैं, लेकिन उसके नीचे के ऊतकों में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो बीटा कण के गुणधर्म है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, इसके गुणधर्म की ये 8 मीटर तक जो है लगभग वायु में है ना गमन करते हैं दोस्तों, तथा सजीव ऊतकों में लगभग 1 सेंटीमीटर तक पार कर सकते हैं, त्वचा को वेध भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके नीचे के ऊतकों में नहीं पहुंच पाते हैं। त्वचा का कैंसर और आंख में सफेद मोतियाबिंद हो जाता है। बीटा कण के वजह से क्या हो सकता है दोस्तों शरीर पर प्रभाव, तो त्वचा का कैंसर या आंखों में सफेद मोतियाबिंद हो जाना भी जो है बीटा कण के कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गामा किरण। वायु में लगभग 100 मीटर पार कर सकती है दोस्तों, और त्वचा को आसानी से भेद सकती है और शरीर में से गुजर भी सकती है। तो ये जो गामा किरण है दोस्तों, ये बहुत ही हैवी होती है दोस्तों। ये वायु में लगभग 100 मीटर पार कर सकती है और त्वचा को आसानी से भेद सकती है और शरीर में से गुजर भी सकती है दोस्तों। गामा किरणें कोशिकाओं में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन पैदा करती है तथा कैंसर तथा अधिक मात्रा से तत्काल मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। यानी अगर गामा किरणों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा तो दोस्तों उस स्थिति में जो है मृत्यु तक हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक्स किरणें। बहुत दूरी पार कर सकती है एक्स किरणें दोस्तों। इनमें गामा किरणों से अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है, यानी एक्स किरणों में जो है गामा किरणों की बनिस्पत कम ऊर्जा होती है दोस्तों। शरीर के ऊतकों में से गुजर जाती है, लेकिन हड्डियों में से नहीं गुजरती। इनसे त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो एक्स किरणें जो है दोस्तों वो शरीर की ऊतकों से आसानी से गुजर जाती है दोस्तों, लेकिन हड्डियों से नहीं गुजर सकती और इनसे त्वचा का कैंसर हो सकता है। किसे दोस्तों, तो एक्स किरणों से। आगे देखते हैं दोस्तों ठोस अपशिष्ट तथा इसका प्रबंधन। मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में बेकार समझकर फेंकी या त्यागी गई ठोस वस्तुएं ही ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्टेज कहलाती है। रद्दी कागज हो गया, पॉलीथीन, पैकिंग बॉक्स, रेपर, रबड़ तथा धातु के बेकार टुकड़े, बेकार प्लास्टिक, टूटे चीनी, मिट्टी तथा कांच के बर्तन, फलों तथा सब्जियों के छिलके, फटे पुराने वस्त्र तथा बेकार चमड़ा, घरों का बेकार तथा टूटा फूटा सामान आदि ठोस अपशिष्ट के समान उदाहरण हैं। नगरीकरण, विकास तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रतिदिन शहरों से लाखों टन अपशिष्ट का उत्पादन होता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है दोस्तों। पहला है जैव निम्नीकृत पदार्थ तथा दूसरा है अजैव निम्नीकृत पदार्थ। जैव निम्नीकृत पदार्थों के प्रभाव क्या क्या है दोस्तों, तो देखते हैं। यह केवल मात्रात्मक रूप से अधिक हो जाने पर ही प्रदूषक की भौतिक व्यवहार करते हैं। जैव निम्नीकृत पदार्थों के प्रभाव निम्न है दोस्तों। पहला है दोस्तों जैव निम्नीकृत पदार्थों के अपघटित होते समय अत्यंत तीक्ष्ण दुर्गंध उत्पन्न होती है। औद्योगिक अपशिष्टों को मृदा में दबाने से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे फसल की उत्पादकता भी कम हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, बड़ी मात्रा में इन अपशिष्टों के एकत्रित होने के कारण इनमें रोगजनक मक्खियां एवं मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, जो लोगों को बीमार कर देते हैं। जल स्रोतों में ये अपशिष्ट डालने पर वे प्रदूषित हो जाते हैं तथा अनेक जल जनित रोगों के कारण भी बनते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों,
अजैव निम्नीकृत पदार्थों के प्रभाव। अजैव निम्नीकृत पदार्थों के प्रभाव देखते हैं दोस्तों। कीटनाशकों के लंबे समय तक अपघटित न होने के कारण ये मृदा एवं वायु में से आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों एवं जल में भारी धातुओं के एकत्रित होने के कारण मानव समेत सभी जीवों के लिए ये प्राण घातक हो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जल को प्रदूषित कर जलीय परितंत्र को नष्ट भी कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट निस्तारण की क्या क्या विधियां हो सकती है दोस्तों, देखते हैं। ठोस अपशिष्टों के कारण जल तथा भूमि प्रदूषण होता है तथा अनेक संक्रामक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इस कारण इनका उचित निस्तारण आवश्यक है। वर्तमान में ठोस अपशिष्टों के नियंत्रण के लिए 3R यानी रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग अर्थात अपशिष्ट के उत्पादन में कमी लाना, पुरानी वस्तुओं को पुनः उपयोग करना तथा पुनः चक्रण तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्रयुक्त प्रमुख विधि निम्न है दोस्तों, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 3R पूछा जाता है दोस्तों। 3R किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह ठोस अपशिष्ट के नियंत्रण से संबंधित है। 3R का मूल रूप क्या होता है दोस्तों, तो रिड्यूस करना होता है, रीयूज करना है और रिसाइकलिंग, ये 3R का फुल फॉर्म माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत पुनः उपयोग में आ सकने वाले अपशिष्टों को अन्य पदार्थों के कच्चे माल के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लकड़ी हो गया, लोहा हो गया और अन्य धातुएं, कागज, रबड़ आदि जो है वो पुनः चक्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों कि असंक्रामक जैव निम्नीकृत अपशिष्ट जैसे घरेलू कचरा हो गया दोस्तों, चमड़ा हो गया, पादप अपशिष्ट हो गया आदि का उपयोग भूमि में दबाकर खाद निर्माण में किया जाता है दोस्तों, इसे ही कंपोस्टिंग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सैनिटरी लैंड फिलिंग। सैनिटरी लैंड फिलिंग में क्या आता है दोस्तों कि इसके अंतर्गत शहर से दूर बंजर भूमि में विशाल बहुमंजिला गड्ढे खोदकर इनमें अपशिष्ट भरा जाता है। महानगरों में अपशिष्टों के निस्तारण में यह तकनीक उपयोग में ली जाती है, जहां गड्ढे अस्तरित यानी कोटेड होते हैं तथा लीचिंग के समय के निकास की उचित व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है दोस्तों दहन यानी बर्निंग। इस तकनीक में अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जला दिया जाता है। यह तकनीक संक्रामक तथा विषाक्त अपशिष्टों के लिए उपयुक्त है। यह दो प्रकार की होती है, या तो पहले भस्मीकरण किया जाए या पायरोलाइसिस। तो भस्मीकरण में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपशिष्ट को 900 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर जलाया जाता है। इसमें अत्यधिक वायु प्रदूषक हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है। और दूसरा है दोस्तों पायरोलाइसिस। यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपशिष्ट को कम ताप यानी 600 से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस पर बंद कक्ष में जलाया जाता है, इसे ही पायरोलाइसिस कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं वाहित मल उपचार यानी सीवेज ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत महानगरों में वाहित मल को नदियों या जल स्रोतों में डालने से पूर्व तथा पुनः उपयोग में लाने से पहले वाहित मल उपचार संयंत्र यानी STP में उपचारित किया जाता है। यहाँ विभिन्न भौतिक जैसे निस्यंदन, अवसादन, अभिकेंद्रण तथा जैविक यानी सूक्ष्म जीवीय अपघटन विधियों द्वारा वाहित मल का उपचार किया जाता है। इस कार्य हेतु यहाँ अनेक विशाल टैंक या कक्ष बनाए जाते हैं। जैव गैस उत्पादन यानी बायोगैस प्रोडक्शन, कुछ स्थानों पर खाद एवं जैव गैस निर्माण हेतु वाहित मल एवं अन्य जैव निम्नीकृत अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।